अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मर्डर ऑन लिंक्स पिछले अध्यायों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अध्याय 9। मोसियो जिराउड कुछ सुराग ढूंढता है। मैंने देखा कि सलून बैठक में एग्जामिनिंग मैजिस्ट्रेट यानी जांच अधिकारी पुराने माली अगस्तस से पूछताछ कर रहे थे। पॉयरो और कमिश्नरी दोनों वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे मुस्कुराकर और सिर झुकाकर अभिवादन किया। मैं चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। मोज़े हॉटेट बहुत ध्यान से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिली। ऑगस्टस ने बताया कि गार्डनिंग ग्लोव्स बागवानी के दस्ताने उसी के हैं। वह इन्हें एक खास पौधे प्राइमुला को संभालते समय पहनता है, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए जहरीला हो सकता है। उसे याद नहीं था कि उसने उन्हें आखिरी बार कब पहना था। वह दस्ताने कहाँ रखता था, कभी इधर कभी उधर। स्पेड फावड़ा आमतौर पर टूल शेड में रहता है। क्या वह लॉक रहता है? हाँ। चाबी कहाँ रहती है? दरवाजे में ही। वहाँ चोरी करने लायक कुछ नहीं है। वैसे भी पुराने मालिक के समय में ऐसे हादसे नहीं होते थे। मोज़े हॉटेट ने जब कहा कि पूछताछ खत्म हो गई है, तो बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। पॉयरो ने जो फूलों की क्यारी में पैरों के निशानों पर जोर दिया था, उसे याद करके मैंने ऑगस्टस को गौर से देखा। या तो उसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं था, या वह बहुत अच्छा एक्टर था। तभी मुझे एक ख्याल आया, जैसे कि वह बाहर जा रहा था। पार्डन मोज़े हॉटेट, मैंने कहा। हाँ जरूर मोज़े, उन्होंने जवाब दिया। मैंने ऑगस्टस से पूछा, तुम अपने जूते कहाँ रखते हो? अपने पैरों में, उसने गुस्से में कहा। और रात को जब सोने जाते हो? अपने पलंग के नीचे। तो उन्हें साफ कौन करता है? कोई नहीं। क्यों करे? क्या मैं कोई नौजवान हूँ जो रोज टहलने निकलता हूँ? रविवार को अलग जूते पहनता हूँ, बाकी दिन तो वही। उसने कंधे उचकाए। मैंने सिर हिलाया। थोड़ी निराशा हुई। हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, मोज़े हॉटेट ने कहा। हमें सैंटियागो से जवाब आने तक इंतजार करना पड़ेगा। जिरार्ड को किसी ने देखा है? ज्यादा दूर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आवाज सुनकर हम चौंक गए। जिरार्ड खिड़की के बाहर से देख रहा था। वह हल्के से कमरे में कूदा और टेबल के पास आके खड़ा रह गया। मैं आ गया हूँ, माफ कीजिए देर के लिए। कोई बात नहीं, मोज़े हॉटेट ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। जिरार्ड बोला, मैं तो बस एक डिटेक्टिव हूँ, पूछताछ में माहिर नहीं हूँ। वैसे भी अगर मैं पूछताछ कर रहा होता तो खिड़की खुली नहीं रखता। कोई भी बाहर खड़ा होकर सब सुन सकता है। मोज़े हॉटेट नाराज हो गया। दोनों के बीच टकराव साफ नजर आ रहा था। मोज़े हॉटेट ने तंज कसा। तो बताइए मोज़े जिरार्ड, क्या आपने कातिलों का नाम और ठिकाना ढूंढ लिया है? जिरार्ड ने शांत स्वर में कहा, कम से कम मुझे ये पता चल गया है कि वे कहाँ से आए थे। उसने जेब से दो छोटी चीजें निकाली, एक सिगरेट बॉक्स और एक माचिस। हम सब पास आ गए। जिरार्ड ने पॉयरो से पूछा, आप क्या देखते हैं इसमें? पॉयरो ने कहा, एक सिगरेट और एक माचिस। और इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, जिरार्ड मुस्कुराया। आपने शायद इन चीजों का अध्ययन नहीं किया है। ये माचिस यहाँ की नहीं है, ये साउथ अमेरिका की है। सौभाग्य से जल नहीं पाई, वरना मैं पहचान नहीं पाता। पॉयरो ने पूछा, तो जो माचिस से उसने सिगरेट जलाई वह कहाँ है? नहीं मिली, पॉयरो बोला। शायद आप ढंग से ढूंढ नहीं पाए। जिरार्ड को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। लेकिन सिगरेट ही काफी है। ये साउथ अमेरिकन सिगरेट है, लिकोरिस पेपर वाली। कमिश्नरी ने सुझाव दिया, शायद ये मोज़र रेनॉल्ड की सिगरेट हो सकती है। वह तो साउथ अमेरिका से 2 साल पहले लौटे हैं। जिरार्ड ने कहा, मैंने उनकी चीजें देख ली हैं। उनके सिगरेट और माचिस अलग हैं। पॉयरो ने पूछा, क्या आपको अजीब नहीं लगता कि ये लोग बिना हथियार, दस्ताने या फावड़े के आए और सब चीजें घर में मिल गई? जिरार्ड बोला, बिल्कुल अजीब है, लेकिन मेरी थ्योरी में ये बिल्कुल फिट होता है। कोई अंदर का आदमी, मोज़े हॉटेट बोला, या कोई बाहर का, लेकिन जिसके पास चाबी हो, जिरार्ड ने कहा। पॉयरो ने पूछा, किसके पास चाबी हो सकती थी? बहुतों के पास हो सकती थी, जैसे जैक रेनॉल्ड, माली अगस्तस, कोई नौकर या प्रेमी, और एक शख्स। कौन? मैडम डुब्रोइल।
तो आपने उसके बारे में सुन लिया, मोज़े हॉटेट बोला। मैं सब सुनता हूँ, जिरार्ड ने कहा। मोज़े हॉटेट ने फिर जिरार्ड को सारी बातें बताई। ऐसी एक रहस्यमय औरत मोज़े रेनॉल्ड से मिलने आई थी। डोविन के नाम का एक चेक और बेला नाम का लेटर। जिरार्ड ने कहा, इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरी थियरी पर कोई असर नहीं पड़ा। और आपकी थियरी क्या है? अभी तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ, जिरार्ड बोला। एक बात बताइए मोज़े जिरार्ड, पोयरो ने अचानक कहा। आपकी थियरी कहती है कि दरवाजा खोला गया था, लेकिन ये नहीं बताती कि उसे बंद क्यों नहीं किया गया। जब वे लोग गए होंगे, तो क्या ये नेचुरल नहीं होता कि वे दरवाजा बंद करके जाते? अगर कोई पुलिस वाला उस वक्त घर के आसपास आ जाता, तो वे पकड़े जा सकते थे। हाँ, वो भूल गए होंगे। हाँ, ये एक गलती थी। उन्होंने वही बात दोहराई जो उसने कल शाम बेक्स से कही थी। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। दरवाजा खुला छोड़ना एक प्लान के तहत किया गया था, या फिर जरूरत के कारण। कोई भी थियरी जो इस बात को नजरअंदाज करता है, वो गलत होगा। सब ने आश्चर्य से पोयरो की ओर देखा। माचिस के टुकड़े पर उसकी नजर के बाद हमें लगा था कि वह शर्मिंदा होगा, लेकिन वो तो पूरे आत्मविश्वास से जिरार्ड को समझा रहा था। जिरार्ड ने अपनी मूंछों को घुमाया और थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, तो आपको क्या खास लग रहा है इस केस में? चलिए अपने विचार बताइए। पोयरो ने कहा, एक चीज है जो मुझे बहुत खास लगती है। बताओ मुझे जिरार्ड, क्या ये केस तुम्हें कहीं देखा सुना नहीं लगता? क्या ये किसी पुराने केस की याद नहीं दिलाता? देखा सुना? याद नहीं आता? शायद नहीं। तुम गलत हो, पोयरो ने शांत स्वर में कहा। ऐसा ही एक अपराध पहले भी हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह का। कब और कहाँ? वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी याद आ जाएगा। मैंने सोचा था तुम मेरी मदद कर पाओगे। जिरार्ड ने नाक चढ़ाकर कहा, ऐसे कई मामलों में नकाबपोश लोग होते हैं। मुझे सारे डिटेल्स याद नहीं रहते। पोयरो ने सबकी ओर देखते हुए समझाना शुरू किया। अब मैं तुमसे अपराध की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ क्राइम की बात कर रहा हूँ। जिरार्ड जानता है कि हर अपराधी का एक खास तरीका होता है। जब पुलिस किसी चोरी या डकैती की जांच करती है, तो उनके तरीकों से ही अंदाजा लगा लेती है कि किसने किया होगा। इंसान ओरिजिनल नहीं होता, न अपने अच्छे कामों में और न बुरे में। अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई अपराध करता है, तो अगली बार भी वही तरीका अपनाता है। एक अंग्रेज हत्यारे ने एक के बाद एक अपनी पत्नियों को बाथटब में डुबाकर मारा था। अगर वो हर बार तरीका बदलता, तो शायद पकड़ा नहीं जाता, लेकिन वो हर बार वही करता रहा और पकड़ा गया। जिरार्ड ने ताना मारते हुए पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो दो अपराध एक जैसे हो पूरी तरह से, तो दोनों के पीछे एक ही दिमाग होता है। मैं उसी दिमाग को ढूंढ रहा हूँ, और मैं, हर्क्यूल पोयरो, उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। यह है असली सुराग, एक मानसिक सुराग। तुम्हें सिगरेट या माचिस की जानकारी हो सकती है मोज़े जिरार्ड, लेकिन मैं, हर्क्यूल पोयरो, इंसान के दिमाग को जानता हूँ। जिरार्ड पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पोयरो ने फिर कहा, तुम्हारे लिए एक और जानकारी, जो शायद तुम्हारी नजर से छूट गई। मैडम रेनॉल्ड की घड़ी हादसे के अगले दिन 2 घंटे आगे चल रही थी। जिरार्ड चौंक गया। शायद वो घड़ी पहले से ही तेज चलती हो। हाँ, मुझे बताया गया था कि वह आमतौर पर तेज चलती थी। तो फिर भी 2 घंटे बहुत ज्यादा समय होता है, पोयरो ने धीरे से कहा। फिर है वो बात, फूलों की क्यारी में जो पैरों के निशान थे। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। जिरार्ड जल्दी से खिड़की तक गया और बाहर झांका। लेकिन मैं तो कोई निशान नहीं देख पा रहा। हाँ, पोयरो ने एक टेबल पर किताबों को सीधा करते हुए कहा। अब वहां कोई निशान नहीं है। एक पल के लिए जिरार्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह पोयरो की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और मार्शेड ने कहा, मोज़े स्टोनर, जो सेक्रेटरी है, इंग्लैंड से आए हैं। क्या वे अंदर आ सकते हैं? अध्याय 10। गैब्रियल स्टोनर। जो आदमी अब कमरे में दाखिल हुआ, वह देखने में बहुत प्रभावशाली था। बहुत लंबा, मजबूत, एथलेटिक शरीर, चेहरा और गर्दन धूप में झुलसे हुए। वह पूरे कमरे पर छा गया। जिरार्ड भी उसके सामने फीका लग रहा था।
जब मैं उसे बाद में जान पाया तब समझा कि गैब्रियल स्टोनर एक असाधारण इंसान है। वह इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन दुनिया भर में घूम चुका था। अफ्रीका में शिकार किया, कोरिया की यात्रा की, कैलिफोर्निया में फार्म चलाया और साउथ सी आइलैंड में व्यापार किया। उसकी नज़र एकदम सही तरीके से मोज़े हॉटेट पर पड़ी। क्या आप इस केस के जिम्मेदार जांच अधिकारी हैं? मिलकर अच्छा लगा। ये सब बहुत भयानक है। मिसेस रेनॉल्ड कैसी है? क्या वो खुद को संभाल पा रही है? उन पर तो जरूर बहुत बड़ा सदमा पड़ा होगा। बहुत भयानक, मोज़े हॉटेट ने कहा। मैं आपको हमारे पुलिस कमिश्नर मोज़े बेक्स से और मोज़े जिरार्ड से मिलवाना चाहता हूँ, और ये है मोज़े हर्क्यूल पोयरो। मिस्टर रेनॉल्ड ने इन्हें बुलाया था, लेकिन ये समय पर नहीं पहुंच सके। और ये है कैप्टन हेस्टिंग्स, मोज़े पोयरो के दोस्त। स्टोनर ने पोयरो की ओर दिलचस्पी से देखा। तो मिस्टर रेनॉल्ड ने आपको बुलाया था? मोज़े बेक्स ने पूछा। तो आपको नहीं पता था कि मिस्टर रेनॉल्ड किसी डिटेक्टिव को बुलाने वाले थे? नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान थे। मुझे नहीं पता किस बात से, लेकिन वो कुछ छुपा रहे थे। हम उस तरह के रिश्ते में नहीं थे कि वो मुझसे सब शेयर करें, लेकिन वो परेशान जरूर थे। आपको कोई अंदाजा है कि किस बात से? जैसा मैंने कहा, नहीं सर, हॉटेड बोले। कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है। आपका नाम? गैब्रियल स्टोनर। आपको मिस्टर रेनॉल्ड का सेक्रेटरी बने कितना समय हो गया? करीब 2 साल, जब वो साउथ अमेरिका से आए थे। हम एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। वो बहुत अच्छे बॉस थे। क्या उन्होंने आपसे साउथ अमेरिका की जिंदगी के बारे में कुछ बताया? हाँ, काफी कुछ बताया। क्या वो सैंटियागो गए थे? कई बार शायद। क्या वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र उन्होंने किया हो, ऐसा जो उनके खिलाफ कोई दुश्मनी खड़ी कर सके? कभी नहीं। क्या उन्होंने कभी कोई राज बताया जो उन्होंने वहां रहकर जाना हो? नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक रहस्य जरूर था। उन्होंने कभी अपने बचपन की बातें नहीं की और न ही कनाडा में बिताए समय की, जबकि वो एक फ्रेंच कैनेडियन थे। अगर वो चाहे तो बिल्कुल खामोश हो जाते थे। तो आपके अनुसार उनका कोई दुश्मन नहीं था और कोई ऐसा राज नहीं था जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई हो? बिल्कुल। मोजेस स्टोनर, क्या आपने कभी डुविन नाम सुना है जो मिस्टर रेनॉल्ड से जुड़ा हो? डुविन, डुविन, वो नाम को सोचते हुए दोहराता है। शायद सुना है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। क्या आप बेला नाम की किसी महिला को जानते हैं जो मिस्टर रेनॉल्ड की दोस्त रही हो? स्टोनर ने सिर हिलाया। बेला डुविन, पूरा नाम? अजीब बात है, नाम सुना सुना लगता है, लेकिन किस संदर्भ में ये याद नहीं आ रहा। मोजे हॉटेट ने खांसते हुए कहा। आप समझ रहे हैं ना मोजे स्टोनर, इस केस में कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप मैडम रेनॉल्ड के सम्मान और स्नेह की वजह से कुछ ना कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा उलझते हुए, कोई भी बात छुपनी नहीं चाहिए। स्टोनर ने हैरानी से उन्हें देखा। उसकी आंखों में कुछ समझने की रोशनी आई। मैं समझा नहीं। मिसेस रेनॉल्ड का इससे क्या लेना देना? मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो एक बहुत अच्छी महिला है, लेकिन मेरी कोई बात उनसे कैसी जुड़ती है? अगर बेला डुविन सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि मिस्टर रेनॉल्ड की प्रेमिका निकली तब? ओह, स्टोनर बोला, अब समझा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप गलत है। वो बुजुर्ग कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता था। वो अपनी पत्नी को पूछते थे। मैं जितनी भी जोड़ों को जानता हूँ, उनमें सबसे ज्यादा समर्पण इन्हीं दोनों में था। मोजे हॉटेट ने सिर हिलाया। मोजे स्टोनर, हमारे पास पक्के सबूत है। बेला का एक लव लेटर, जिसमें वो मिस्टर रेनॉल्ड पर इल्जाम लगा रही है कि वो उसे छोड़ चुके हैं। इसके अलावा उनके पड़ोस में रहने वाली मैडम डब्रॉयल के साथ उनके अफेयर के भी सबूत है। स्टोनर की आंखें सिकुड़ गई। रुकिए सर, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं पॉल रेनॉल्ड को जानता था। आपने जो कहा है वो नामुमकिन है। जरूर कोई और वजह रही होगी। और वो वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है ये प्यार का मामला था? मैडम डब्रॉयल रातों को उनसे मिलने आती थी, और जब से मिस्टर रेनॉल्ड इस विला में आए, उसने बैंक में काफी पैसे जमा किए, 4000 पौंड, और वो भी नोट्स में। सही है, स्टोनर ने शांत स्वर में कहा। मैंने ही वो नोट्स उन्हें दिए थे, उनकी रिक्वेस्ट पर, लेकिन ये अफेयर नहीं था। तो फिर क्या था? ब्लैकमेल, स्टोनर ने जोर से कहा।
और हाथ टेबल पर मारा। उन्हें धमकाकर पैसे ऐंठा जा रहा था। ओह! हॉटेट चौंक गया। ब्लैकमेल, स्टोनर ने दोहराया। उन्हें बहुत भारी ब्लैकमेल किया गया। 2 महीने में 4,000 पाउंड। मैंने पहले ही कहा था, उनके पास कोई रहस्य था और शायद मैडम डबरॉयल उसे जानती थी और उसी से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। हो सकता है, कमिश्नर बेक्स उत्साह से बोले। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, स्टोनर चिल्लाया। ये पक्का है। आपने मिसेस रेनॉल्ड से पूछा ये सब? नहीं, हमने सोचा अगर टाल सकते हैं तो उन्हें दुख क्यों पहुंचाए। दुख? वो तो आप पर हंसेगी। मैं कह रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। इसे एक बात याद आई। हॉटेट बोले, क्या मिस्टर रेनॉल्ड ने अपनी वसीयत के बारे में आपसे कुछ बताया था? हाँ, सब बताया था। मैंने ही उनके वकीलों को वह वसीयत दी थी। अगर आप चाहे तो मैं आपको वकीलों के नाम दे सकता हूँ। वसीयत बहुत सीधी थी। आधी प्रॉपर्टी उनकी पत्नी के ट्रस्ट में और आधी उनके बेटे को। कुछ और लोगों को थोड़ी रकमें थी। मुझे लगता है उन्होंने मुझे भी 1,000 पाउंड दिए थे। ये वसीयत कब बनाई गई थी? करीब 1.5 साल पहले। मोज़ेस स्टोनर, अगर मैं कहूँ कि मोज़े रेनॉल्ड ने करीब 2 हफ्ते पहले ही एक और नई वसीयत बनाई थी, तो क्या आपको हैरानी होगी? स्टोनर साफ तौर पर चौंक गया। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसमें क्या लिखा है? उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बिना किसी शर्त के अपने पत्नी को दे दी है। अपने बेटे का कहीं भी जिक्र नहीं है। स्टोनर ने लंबी सी सीटी बजाई। मुझे लगता है ये लड़की के लिए बहुत कठोर है। उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन बाकी दुनिया को ऐसा लगेगा जैसे उसके पिता को उस पर भरोसा नहीं था। इससे उसकी ईगो को ठेस पहुंचेगा। लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि मिस्टर रेनॉल्ड और उनकी पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, हॉटेट ने कहा। शायद हमें अपनी कई बातों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। हमने सैंटियागो को केबल भेज दिया है और वहां से जवाब आने की उम्मीद है। शायद उसके बाद सब कुछ साफ और सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ब्लैकमेल वाली बात सच है, तो मैडम डबरॉयल हमें जरूरी जानकारी दे सकती है। पॉयरो ने बीच में बात की। मोज़े स्टोनर, जो इंग्लिश ड्राइवर मास्टर्स है, क्या वो मोज़े रेनॉल्ड के पास बहुत समय से था? करीब 1 साल से। क्या आपको पता है कि वह कभी साउथ अमेरिका गया है? मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं गया। इससे पहले वो ग्लॉस्टरशायर में कई साल एक परिवार के साथ था, जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल शक से परे है। बिल्कुल। पॉयरो थोड़ा निराश लग रहा था। उधर मैजिस्ट्रेट ने मार्शट को बुलाया। मैडम रेनॉल्ड से कहो कि मैं उनसे कुछ मिनट बात करूंगा। उन्हें कहना कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ऊपर आकर उनसे मिल लूंगा। मार्शल ने सलामी दी और चला गया। हम कुछ मिनट इंतजार करते रहे और फिर हमारी हैरानी के लिए दरवाजा खुला और मिसेस रेनॉल्ड काले गहरे शोक वस्त्रों में बहुत पीली और गंभीर होकर अंदर आई। मोज़े हॉटेट ने जल्दी से उनके लिए कुर्सी आगे बढ़ाई और माफी मांगते हुए उन्हें बैठाया। उन्होंने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। स्टोनर उनकी एक हथेली थामी खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी सहानुभूति थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। मिसेस रेनॉल्ड ने हॉटेट की ओर मुड़ते हुए कहा, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आपकी अनुमति हो मैडम। मुझे बताया गया है कि आपके पति फ्रेंच कैनेडियन थे। क्या आप उनके बचपन या पालन पोषण के बारे में कुछ बता सकती हैं? उन्होंने सिर हिलाया। मेरे पति हमेशा अपने बारे में बहुत कम बोलते थे। मुझे पता है कि वह नॉर्थ वेस्ट में थे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उनका बचपन अच्छा नहीं था। वो कभी उस समय की बातों को नहीं करते थे। हमारी जिंदगी हमेशा वर्तमान और भविष्य में केंद्रित रही। क्या उनके पिछले जीवन में कोई रहस्य था? मिसेस रेनॉल्ड थोड़ी मुस्कुराई और सिर हिलाया। कोई रोमांचक रहस्य तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मोज़े हॉटेट भी मुस्कुराए। हाँ, हमें ज्यादा फिल्मी नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक और बात है। वो हिचकिचाए। स्टोनर ने जल्दी से बात काटी। इनके दिमाग में बहुत अजीब ख्याल आ गया है मिसेस रेनॉल्ड। ये सोचते हैं कि मिस्टर रेनॉल्ड का एक अफेयर चल रहा था मैडम डबरॉयल के साथ, जो पास वाले विला में रहती है। मिसेस रेनॉल्ड के गालों पर लालिमा दौड़ गई। उन्होंने गुस्से से सिर उठाया, फिर होठ काटे और उनका चेहरा कांप उठा। स्टोनर हैरानी से उन्हें देखता रह गया, लेकिन मोज़े बेक्स ने धीरे से पूछा, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैडम डबरॉयल आपके पति की प्रेमिका थी?
मिसेस रेनॉल्ड ने दर्द से कराहते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। उनके कंधे हिलने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर उठाया और टूटे हुए स्वर में बोली, शायद थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना चौंका हुआ नहीं देखा जितना स्टोनर को उस पल देखा। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। 11 जैक रेनॉल्ड। बातचीत में आगे क्या होता मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसी पल दरवाजा जोर से खुला और एक लंबा जवान लड़का कमरे में तेजी से आया। एक पल के लिए मुझे अजीब सा लगा, जैसे मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो गया हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि उसके बालों में तो सफेदी नहीं है, और असल में वो तो एक नौजवान लड़का था जो इतने बेधड़क हम सब के बीच में आ गया। वो सीधा मिसेस रेनॉल्ड के पास गया। माँ, जैक। मिसेस रेनॉल्ड ने खुशी से उसे गले लगा लिया। ओ डियर, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो 2 दिन पहले एंजोरा जहाज से शेरबक से निकलना था। फिर बाकी लोगों का ध्यान आते ही उन्होंने थोड़ा संभलते हुए कहा, मेरे बेटे, मेसर्स, ये है साहब लोग। ओह, मुझे हॉटेट ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। तो तुम एंजोरा से नहीं गए? नहीं मोज़ियो, दरअसल एंजोरा का इंजन खराब था और इसीलिए 24 घंटे लेट कर दिया गया था। मुझे परसों जाना था, लेकिन मैं कल जा रहा था। पर तभी मुझे एक अखबार मिला जिसमें इस भयानक हादसे की खबर थी। उसकी आवाज टूट गई और आंखों में आंसू आ गए। मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा। मिसेस रेनॉल्ड उसे घूरती रह गई, जैसे किसी सपने में हो। तुम नहीं गए? उन्होंने धीरे से कहा, फिर थकी हुई आवाज में जैसे खुद से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठिए मुझे रेनॉल्ड। मुझे हॉटेट ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। ये खबर इस तरह से जानना आपके लिए बहुत बड़ा सदमा रहा होगा, लेकिन ये अच्छा हुआ कि आप नहीं जा सके। शायद आप हमें इस केस को सुलझाने में मदद कर सके। मैं आपकी सेवा में हूँ मोज़ियोर, आप जो चाहे पूछिए। तो ये यात्रा आपके पिता की इच्छा से हो रही थी, है ना? जी हाँ मोज़ियोर, मुझे एक टेलीग्राम मिला था कि मुझे तुरंत ब्यूनस आयर्स जाना है। वहां से एंडीज पार कर वैलपैराइसो, फिर सैंटियागो। और इस यात्रा का मकसद क्या था? मुझे नहीं पता। क्या? देखिए, ये रहा टेलीग्राम। मैजिस्ट्रेट ने टेलीग्राम को पढ़ा। जल्दी से शेरबग आ जाना। आज रात एंजोरा से रवाना हो। अंतिम सैंटियागो में आना। अगला निर्देश ब्यूनस आयरिस में मिलेगा। असफल मत होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रेनॉल्ड। इस विषय में पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी? जैक ने सिर हिलाया। बस यही एक सूचना मिली थी। मुझे तो पता था कि पापा का साउथ अमेरिका में बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भेजेंगे। क्या आप पहले भी कभी साउथ अमेरिका गए हैं? हाँ, मैं बचपन में गया था, लेकिन पढ़ाई इंग्लैंड में हुई और छुट्टियां भी वहीं बिताई। तो असल में मुझे साउथ अमेरिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर जब मैं 17 का था, तो वॉर शुरू हो गया। आप इंग्लिश फ्लाइंग कोर में थे, है ना? जी मोज़ियोर। फिर मुझे हॉटेट ने और सवाल पूछे, जिनमें जैक ने साफ कहा कि उसके पापा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था और न ही किसी राज की बात की गई थी। उसे लगा था कि ये ट्रिप किसी बिजनेस डील से जुड़ा हुआ है। थोड़ी देर में जिरार्ड ने कहा, मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, हॉटेट ने ठंडे स्वर में कहा। जिरार्ड कुर्सी आगे सरका कर बोला, क्या आपके और पिता के संबंध अच्छे थे? बिल्कुल, जैक ने घमंड से कहा। आप पूरे विश्वास से कह रहे हैं? हाँ। कोई छोटी मोटी बहस भी नहीं? जैक ने कंधे उचकाए। थोड़ी बहुत तो हर किसी के साथ हो जाती है। सही है, लेकिन अगर कोई कहे कि पेरिस जाने से ठीक पहले आपकी अपने पिता से बहुत जोरदार बहस हुई थी, तो क्या वो झूठ बोलेगा? जैक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, हमारी बहस हुई थी। ओह, बहस। क्या उस बहस में आपने ये कहा था, जब आप मर जाएंगे तब मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकूंगा? शायद कहा हो, जैक ने धीरे से कहा। मुझे ठीक से याद नहीं। और जवाब में आपके पिता ने कहा, मैं अभी मरा नहीं हूं। और आपने कहा, काश आप मर गए होते। जैक कुछ नहीं बोला। उसके हाथ मेज पर चीजों से खेलने लगे। जिरार्ड ने तेजी से कहा, मोज़े रेनॉल्ड, जवाब दे। गुस्से में जैक ने एक भारी पेपर नाइफ जमीन पर फेंक दिया।
क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैंने झगड़ा किया था पापा से। शायद मैंने वो सब कहा हो। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मैं बहुत गुस्से में था। शायद उन्हें मार भी देता। अब जान लो। वो कुर्सी पर पीछे झुक गया, चेहरा लाल और तेवर में। जेरार्ड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस इतना ही। अब आप आगे पूछे, मोज़े हॉटेड। हाँ, और इस झगड़े की वजह क्या थी? वो मैं नहीं बताऊंगा। मोज़े हॉटेड जोर से बोले। मोज़े रेनॉल्ड, कानून के साथ खेलना मना है। कारण बताइए। जैक चुप रहा। उसका चेहरा सख्त और नाराज था। तभी हरक्यूल पॉयरो की शांत आवाज सुनाई दी। अगर आप चाहे तो मैं आपको बताता हूँ मोज़ेयर। आप जानते हैं? जी हाँ, झगड़े की वजह थी मैडेमोजेल मार्था डब्रॉयल। जैक चौंक गया। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या ये सही है मोज़ियो? जैक ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं मार्था डब्रॉयल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने पापा को ये बताया तो वो बहुत गुस्सा हो गए और जब उन्होंने उसे बुरा भला कहा तो मैं भी गुस्से में आ गया। मोज़े हॉटेट ने मिसेस रेनॉल्ड की ओर देखा। क्या आपको इस रिश्ते के बारे में पता था मैडम? मुझे डर था, उन्होंने सीधी सच्ची आवाज में कहा। माँ, लड़का चौंक कर बोला, आप भी? मार्था उतनी ही नेक है जितनी सुंदर। आपको उससे क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे मार्था डब्रॉयल से कोई निजी शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम किसी इंग्लिश लड़की से शादी करो, या अगर फ्रेंच लड़की ही हो तो कम से कम ऐसी नहीं जिसकी माँ का अतीत संदिग्ध हो। उसके लहजे में उस बुजुर्ग महिला मार्था की माँ के लिए नफरत साफ झलक रही थी और मैं समझ सकता था कि उसके इकलौते बेटे को अपनी दुश्मन की बेटी से प्यार हो जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। मिसेस रेनॉल्ड ने आगे मैजिस्ट्रेट से कहा, शायद मुझे अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये सिर्फ लड़के लड़की का एक छोटा सा आकर्षण है जो बिना ध्यान दिए खुद ही खत्म हो जाएगा। अब मुझे अपनी चुप्पी पर अफसोस है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरे पति पहले से ही बहुत परेशान और चिंतित थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी चिंता और बढ़े। मोज़े हॉटेट ने सिर हिलाया। जब आपने अपने पापा को मैडेमोजेल डेब्रॉयल से शादी की बात बताई, तो क्या वे हैरान हुए? वो बिल्कुल चौंक गए। फिर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि मैं ये बात अपने दिमाग से निकाल दूं। वो कभी भी इस शादी की इजाजत नहीं देंगे। मैंने गुस्से में पूछा कि उन्हें मार्था से क्या परेशानी है, लेकिन उन्होंने कोई साफ वजह नहीं दी। बस उसकी माँ और बेटी की लाइफ से जुड़े रहस्य को लेकर कुछ गलत बातें की। मैंने कहा कि मैं मार्था से शादी कर रहा हूँ, न कि उसके अतीत से, लेकिन उन्होंने गुस्से में बात ही बंद कर दी और साफ मना कर दिया। उनका ऐसा रवैया मुझे बहुत अन्यायपूर्वक और गुस्साने वाला लगा, खासकर जब वे खुद डब्रॉयल के प्रति हमेशा बहुत अच्छे रहते थे और बार-बार उन्हें घर बुलाने की बात करते थे। हम दोनों में खूब बहस हुई। पापा ने याद दिलाया कि मैं पूरी तरह उन पर निर्भर हूँ और शायद उसी के जवाब में मैंने कह दिया कि उनके मरने के बाद मैं जो चाहूँ करूँगा। पौरो ने तेजी से सवाल किया, तो क्या आप अपने पापा की वसीयत के बारे में जानते थे? हाँ, मुझे पता था कि उन्होंने अपनी आधी दौलत मुझे दी है और आधी माँ के नाम रखी है, जो उनके मरने के बाद मुझे मिलेगी। मैजिस्ट्रेट ने कहा, आगे बताओ। उसके बाद हम दोनों गुस्से में चिल्ला रहे थे और फिर मुझे याद आया कि मुझे पेरिस की ट्रेन पकड़नी है। मैं स्टेशन की तरफ दौड़ गया। तब भी बहुत गुस्से में था, लेकिन वहां से दूर जाकर मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने मार्था को सब बताया और उसका जवाब पढ़कर मैं और शांत हुआ। उसने मुझे समझाया कि हमें बस डटे रहना है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब मेरे माता पिता देखेंगे कि ये कोई टाइम पास नहीं बल्कि सच्चा प्यार है, तो शायद मान जाएंगे। मैंने उसे अपने पापा की असली आपत्ति के बारे में नहीं बताया। मुझे समझ में आ गया कि गुस्से में कुछ हासिल नहीं होगा। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, डुवीन नाम से आप परिचित है मोज़े रेनॉल्ड? डुवीन, जैक ने दोहराया। वो थोड़ा झुका और टेबल से गिरा हुआ पेपर नाइफ उठाया। फिर जिराड की आंखों से उसकी नजर मिली। डुवीन, नहीं, मुझे याद नहीं आता। क्या आप ये लेटर पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये आपके पापा को किसने लिखा? जैक ने लेटर पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा लाल पड़ गया। मेरे पापा के नाम? उसके गुस्से और शौक की झलक उसकी आवाज में थी। हाँ, हमें ये उनके कोट की जेब से मिला। क्या? वह थोड़ा रुका और अपनी माँ की ओर एक हल्की नजर डाली। मैजिस्ट्रेट समझ गया। अभी तक उन्हें नहीं बताया गया।
क्या आप बता सकते हैं कि ये लेटर किसने लिखा? मुझे कोई आइडिया नहीं। हॉटेट ने लंबी सांस ली। बहुत रहस्यमय केस है ये। खैर, शायद अब हम ये लेटर केस से बाहर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेपन की, यानी हथियार की। मुझे अफसोस है, मोजे रेनॉल्ड, लेकिन जो हथियार मिला है वो वही पेपर कटर है जो आपने अपनी माँ को गिफ्ट किया था। बहुत दुखद बात है। जैक का चेहरा अब सफेद पड़ गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे पापा की मौत उसी छोटे से एरोप्लेन वायर कटर से हुई? इम्पॉसिबल। दुर्भाग्यवश हाँ, वो बहुत शार्प और आसान टूल है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? क्या वो अभी भी बॉडी में है? नहीं, उसे निकाल लिया गया है। आप देखना चाहे तो जरूर। मैडम, यानी आपकी माँ ने उसकी पहचान पहले से कर ली है। लेकिन मोज़ियोबेक्स, क्या आप ला सकते हैं? जरूर, अभी लाता हूँ। जिराड ने सुझाव दिया। क्यों न मोज़ो रेनॉल्ड को सीधा शेड ले जाए? शायद वो अपने पापा की बॉडी देखना चाहे। लड़के ने कांपते हुए ना में सिर हिलाया और मैजिस्ट्रेट ने, जो अक्सर जिराड से असहमति रखता था, जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। मोज़ियो बेक्स हमें यहीं पर दिखा देंगे। बेक्स कमरे से चला गया। स्टोनर जैक के पास आया और उसका हाथ पकड़ा। पॉयरो खड़ा हो गया और दो मोमबत्तियों को सीधा कर रहा था, जो शायद थोड़ी टेढ़ी थी। मैजिस्ट्रेट उस लव लेटर को फिर से पढ़ रहा था। अभी अपनी थियोरी पर अड़ा हुआ था कि हत्या जलन की वजह से हुई है। तभी दरवाजा जोर से खुला और कमिश्नरी दौड़ता हुआ आया। मोज़ियो, मोज़ियो, क्या हुआ? वो हथियार गायब है। क्या? गायब? हाँ, बिल्कुल। जिस शीशे के जार में वो रखा गया था वो खाली है। इम्पॉसिबल। मैंने तो आज सुबह उसे वहां देखा था। लेकिन मेरी शब्द वही रुक गए। सारे कमरे का ध्यान मेरी तरफ हो गया। कमिश्नरी बोला, आपने क्या कहा? मैंने धीरे से कहा, मैंने आज सुबह देखा था, लगभग 1.5 घंटे पहले। आप शेड में गए थे? चाबी कहाँ से मिली? मैंने सार्जेंट से मांगी थी। और आप वहां क्यों गए? मैं झिझका, लेकिन फिर सोचा कि सच बता देना ही सही होगा। मोज़े हॉटेट, मैंने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। कृपया मुझे माफ करें। बताइए। असल में मेरी एक महिला परिचित मिली और वो सब कुछ देखना चाहती थी, तो मैंने चाबी ली और उसे बॉडी दिखाई। क्या? मैजिस्ट्रेट गुस्से से बोला, ये बहुत गंभीर गलती है कैप्टन हेस्टिंग्स। ये पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। मुझे पता है, मैंने नम्रता से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। आपने उस महिला को यहाँ इनवाइट किया था? नहीं, वो मुझे रास्ते में अचानक मिल गई। वो एक इंग्लिश लेडी है जो फिलहाल मर्लिन विल में रह रही है। हालांकि मुझे इस बात का पता नहीं था जब तक मेरी उससे अचानक मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, मैजिस्ट्रेट ने कहा, अब थोड़ा नरम होते हुए। ये काम बिल्कुल नियमों के खिलाफ था, लेकिन वो लड़की निस्संदेह जवान और खूबसूरत है। जवानी क्या चीज होती है? और उन्होंने भावुक होकर एक लंबी सांस ली। लेकिन कमिश्नरी, जो ज्यादा प्रैक्टिकल था, रोमांटिक नहीं, उसने फिर पूछा, लेकिन जब आप वहां से निकले तो आपने दरवाजा फिर से बंद करके ताला नहीं लगाया? यही बात है, मैंने धीरे से कहा, यही बात है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा शर्म है। मेरी दोस्त बॉडी देखकर बहुत डर गई थी। वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसे ब्रांडी और पानी दिया, फिर खुद उसे गांव तक छोड़कर आया। उसी घबराहट में मैं दरवाजा लॉक करना भूल गया। मैंने उसे बाद में वापस विला आकर बंद कर दिया। तो कम से कम 20 मिनट तक, कमिश्नरी ने धीरे से कहा, फिर रुक गया। एग्जैक्टली, मैंने कहा। 20 मिनट, कमिश्नरी सोचने लगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मोज़े हॉटेट ने कहा, अब फिर से सख्त लहजे में। बिल्कुल अस्वीकार्य। तभी एक और आवाज आई। आपको ये बहुत गलत लग रहा है? जिराड ने पूछा। बिल्कुल, मैजिस्ट्रेट ने जवाब दिया। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, जिराड ने शांत भाव से कहा। ये सुनकर मैं चौंक गया। अच्छा, मुझे जिराड? मैजिस्ट्रेट ने शक की नजरों से उसे देखा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि कातिल या उसका कोई साथी 1 घंटे पहले तक विला के पास मौजूद था। अगर अब भी हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हैरानी की बात होगी। उसकी आवाज में अब डराने वाला लहजा था। वो आगे बोला, उसे उसी खंजर को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ा।
शायद उसे डर था कि उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। पॉयरो ने बेक से पूछा, तुमने कहा था उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जिरार्ड ने कंधे उचकाए। शायद उसे पूरा यकीन नहीं था। पॉयरो ने उसे देखा और बोला, अब गलत है मुझे जिरार्ड। कातिल ने ग्लव्स पहने थे, इसीलिए उसे पूरा यकीन रहा होगा। मैं नहीं कहता वो खुद कातिल था। शायद कोई साथी था जिसे ये बात पता नहीं थी। मैजिस्ट्रेट का क्लर्क टेबल के पास आया और पेपर समेट रहा था। मोजे हॉटेट ने हमसे कहा, हमारा काम अब खत्म हुआ। मोजे रेनॉल्ड, कृपया सुनिए, जब आपकी गवाही पढ़कर सुनाई जाएगी। मैंने पूरी प्रक्रिया को जितना हो सके इनफॉर्मल रखा। मेरे तरीकों को लोग अजीब कहते हैं, पर मुझे लगता है असलियत तक पहुंचने का यही तरीका बेहतर है। अब ये केस मशहूर मोज़ियो जिरार्ड के जिम्मे है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो इसमें नाम कमाएंगे। पॉयरो ने अपनी बड़ी सी घड़ी निकाली और समय देखा। चलो होटल चलते हैं लंच के लिए मेरे दोस्त, उसने कहा। और तुम मुझे आज सुबह की सारी बेवकूफियों की पूरी कहानी सुनाओगे। कोई हमें देख नहीं रहा, हमें किसी से विदा लेने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गए। एग्जामिनिंग मैजिस्ट्रेट अभी अभी अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। मैं सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि पॉयरो की आवाज ने मुझे रोक लिया। एक छोटा सा काम बाकी है मेरे दोस्त। फुर्ती से उसने अपनी यार्ड मेजर नापने की फिता निकाली और बहुत गंभीरता से हॉल में टंगे एक ओवरकोट की नाप लेना शुरू कर दी, कॉलर से लेकर नीचे तक। मैंने वो कोट पहले वहां नहीं देखा था और सोचा कि वो या तो मिस्टर स्टोनर का होगा या जैक रेनॉल्ड का। फिर एक हल्की सी संतुष्ट हूं के साथ पॉयरो ने मेजरिंग टेप वापस जेब में डाली और मेरे साथ बाहर खुले में आ गया। अध्याय 12। पॉयरो कुछ बातें स्पष्ट करता है। तुमने उस ओवरकोट का नाप क्यों लिया? मैंने थोड़ी जिज्ञासा से पूछा, जब हम धूप में एक सफेद गर्म सड़क पर आराम से चल रहे थे। उसकी लंबाई देखने के लिए, मेरे दोस्त ने बिना भाव बदले जवाब दिया। मैं थोड़ा चिढ़ गया। पॉयरो की ये आदत की हर छोटी बात को भी रहस्य बना देता है, हमेशा मुझे इरिटेट करती थी। मैं चुप हो गया और अपने ही विचारों में खो गया। हालांकि उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मिसेस रेनॉल्ड के कुछ शब्द मुझे याद आ रहे थे, जिनका मतलब अब मुझे ज्यादा गहरा लग रहा था। उन्होंने कहा था, तो तुम जहाज से नहीं गए। खैर कोई नहीं, अभी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या था? ये बातें बहुत रहस्यमय थी। क्या वो जितना दिखा रही थी उसे कई ज्यादा जानती थी? उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पति के उस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता जो वो अपने बेटे को सौंपना चाहते थे। लेकिन क्या ये सच था? क्या वो कुछ जानती थी और जानबूझकर चुप थी? क्या ये चुप्पी एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी? जितना मैं सोचता गया, उतना ही यकीन होता गया कि मिसेस रेनॉल्ड कुछ छुपा रही है। अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पर जो हैरानी थी, उसमें वो खुद को धोखा दे गई थी। शायद वो कातिलों को नहीं जानती थी, लेकिन हत्या का मकसद जरूर जानती थी। मगर कोई बहुत बड़ी वजह थी जो उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। बहुत गहराई से सोच रहे हो मेरे दोस्त, पॉयरो ने मेरे विचारों को तोड़ते हुए कहा। क्या बात है जो तुम्हें इतनी उलझन में डाल रही है? मैंने उसे सब बता दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरी बात का मजाक उड़ाएगा, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही हो हेस्टिंग्स। शुरू से ही मुझे लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद उसने खुद हत्या नहीं की, लेकिन शायद उसे पता था या वो किसी के साथ मिली हुई थी। तुम्हें उस पर शक कैसे हुआ? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ हुआ, उसे इस हत्या से बहुत फायदा हुआ। नई वसीयत के अनुसार सिर्फ उसी को सब कुछ मिला, इसीलिए शुरुआत से ही वो शक के घेरे में थी। शायद तुमने देखा हो, मैंने शुरू में ही उसके हाथों की कलाई चेक की थी। मैं देखना चाहता था कि क्या उसने खुद को बांधा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि रस्सियां इतनी कसकर बंधी थी कि उसकी त्वचा कट गई थी, मैंने मान लिया कि ये नकली नहीं हो सकता। यानी उसने खुद को नहीं बांधा, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से इस घटना में शामिल हो सकती थी, शायद किसी और के साथ मिलकर। और जो कहानी उसने सुनाई, नकाबपोश आदमी, कोई रहस्य, ये सब मैंने पहले कहीं पढ़ा या सुना है। व्रिस्ट वॉच हेस्टिंग्स, व्रिस्ट वॉच, फिर से वही व्रिस्ट वॉच।
पॉयरो मुझे ध्यान से देख रहा था। समझे मेरे दोस्त, समझ रहे हो? नहीं, मैंने चिढ़कर कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुम हमेशा सब कुछ रहस्यमय रखते हो, आखिरी मिनट तक कुछ नहीं बताते। गुस्सा मत हो मेरे दोस्त, पॉयरो मुस्कुराया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन जिराड से एक शब्द भी मत कहना, समझे? वो मुझे एक बेकार बूढ़ा समझता है। हम देखेंगे। मैंने उसे एक हिंट दी थी। अगर वो काम नहीं करता तो ये उसकी गलती है। मैंने वादा किया कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। ट्रिस्बेन, अब चलो अपने दिमाग के छोटे छोटे सेल्स का इस्तेमाल करो। मुझे बताओ, तुम्हारे अनुसार हत्या कब हुई थी? 2 बजे के आसपास, मैंने कहा। मिसेस रेनॉल्ड ने खुद कहा था कि उन्होंने क्लॉक की आवाज सुनी जब वे आदमी कमरे में आए थे। बिल्कुल, और उसी पर भरोसा करके तुम मैजिस्ट्रेट, बेक्स और सब ने मान लिया कि 2 बजे हत्या हुई। लेकिन मैं, हर्क्यूल पॉयरो, कहता हूँ कि मैडम रेनॉल्ड झूठ बोल रही है। हत्या कम से कम 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टरों ने तो, उन्होंने कहा कि मौत 7 से 10 घंटे पहले हुई थी। मेरे दोस्त, कोई खास वजह रही होगी जिससे लगना जरूरी था कि हत्या 2 बजे हुई। तुमने सुना होगा कि अक्सर टूटी हुई घड़ी क्राइम के समय को दिखाती है, ताकि सबको लगे कि समय सही है। किसी ने घड़ी की सुइयां 2 बजे पर सेट की और उसे जोर से जमीन पर पटका, लेकिन उन्होंने अपनी ही चाल नाकाम कर दी। घड़ी का कांच टूटा, पर अंदर की मशीन सही रही। इससे मुझे 2 बातें पता चली। एक, कि मैडम रेनॉल्ड झूठ बोल रही थी, और 2, हत्या के समय को बाद में दिखाने की कोई बहुत बड़ी वजह थी। पर ऐसा क्यों किया गया होगा? यही तो पूरा रहस्य है। अभी तो मैं बस एक अंदाजा लगा सकता हूँ। और वो क्या है? मर्लिन व्हील से आखिरी ट्रेन 12:17 पर जाती है। मैंने धीरे धीरे बात को समझा। मतलब अगर हत्या 2 घंटे बाद दिखे तो जो भी इस ट्रेन से गया उसका अलिबाई पक्का बन जाएगा। ठीक पकड़ा हेस्टिंग्स, यही बात है। मैं उछल पड़ा। तो हमें स्टेशन चलकर पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है किसी ने 2 फॉरेनर्स को जाते हुए देखा हो। अभी चलते हैं। तुम्हें लगता है हेस्टिंग्स? बिल्कुल, चलो अभी चलते हैं। पॉयरो ने धीरे से मेरा हाथ पकड़कर जोर से रोका। अगर जाना है तो जाओ हेस्टिंग्स, पर अगर जाओ तो 2 फॉरेनर्स के बारे में मत पूछना। मैंने घूर कर देखा तो उसने थोड़ा झुंझला कर कहा, तुम सच में उस बकवास कहानी पर विश्वास करते हो? नकाबपोश आदमी और वो पूरी कहानी। उसके शब्द सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन वो शांति से बोला, तुमने मुझे जिराड से कहते सुना कि ये सारी डिटेल्स मुझे जानी पहचानी लग रही है। तो इसका मतलब 2 ही बातें हो सकती है। या तो जिसने पहले किसी क्राइम की योजना बनाई थी उसी ने ये भी किया, या फिर उसने किसी चर्चित केस का जिक्र कहीं पढ़ा या सुना था और वही बातें अनजाने में इस बार भी दोहरा दी। मैं इस पर पक्का फैसला बाद में करूंगा। वो अचानक रुक गया। मैं कुछ और बातों को मन में दोहरा रहा था। पर मिस्टर रेनॉल्ड का पत्र, उसमें तो साफ लिखा था कि कोई बड़ा राज है। सैंटियागो का जिक्र किया था। बिल्कुल, कोई राज जरूर था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सैंटियागो मेरे हिसाब से बस एक भटकाने की कोशिश थी। मतलब जानबूझकर हमें भटकाने के लिए ये सैंटियागो नाम डाला गया। शायद वही ट्रिक किसी ने मिस्टर रेनॉल्ड पर भी इस्तेमाल की थी, ताकि वो असली खतरे से ध्यान हटा ले। हेस्टिंग्स, यकीन रखो, जो खतरा था वो सैंटियागो में नहीं, यही फ्रांस में था। उसकी आवाज इतनी गंभीर और भरोसे भरी थी कि मैं मानने पर मजबूर हो गया। लेकिन मैंने आखिरी सवाल उठाया, और जो माचिस और सिगरेट मिले उसका क्या? पॉयरो के चेहरे पर मजे की चमक आ गई। वो तो जानबूझकर वहां रखा गया था, जिराड जैसा कोई उन्हें ढूंढ सके। अरे वो तेज जिराड, लेकिन सिर्फ एक ट्रेंड कुत्ते की तरह। वो घंटों जमीन पर रेंगता रहा, फिर आता है और कहता है, देखो मुझे क्या मिला। और मुझसे पूछता है, तुम्हें यहाँ क्या दिखता है? मैं कहता हूँ कुछ नहीं। और जिराड, वो सोचता है, ये बूढ़ा तो बेवकूफ है। लेकिन हम देखेंगे। तो असल में क्या हुआ था? पॉयरो ने कंधे उचका दिए। एक ही इंसान हमें सब बता सकता है, मैडम रेनॉल्ड, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगी, ना धमकियों से, ना ही विनती से। वो एक जबरदस्त औरत है हेस्टिंग्स,
मैंने उसे पहली बार देखकर ही समझ लिया था कि वो आम औरत नहीं है। शुरू में जैसे मैंने तुमसे कहा था, मुझे उस पर शक हुआ था कि वो इस जुर्म में शामिल हो सकती है, लेकिन बाद में मैंने अपनी राय बदल दी। तुमने राय क्यों बदली? जब उसने अपने पति की डेड बॉडी देखी, तो उसका जो दुख भरा रिएक्शन था, वो बिल्कुल असली था। मैं शपथ ले सकता हूँ कि उसका वो दर्द और चीख सच्ची थी। हाँ, मैंने सोचा और समझा। ऐसे एहसास झूठे नहीं हो सकते। माफ करना मेरे दोस्त, गलतफहमी हमेशा हो सकती है। एक बड़ी एक्ट्रेस भी दुख का ऐसा नाटक कर सकती है कि हमें असली लगने लगता है। इसलिए चाहे मुझे जितना भी यकीन हुआ हो, मैंने सिर्फ अपने अंदाजे पर भरोसा नहीं किया। मैंने और भी सबूत देखे। जब मैडम रेनॉल्ड बेहोश हुई, मैंने उसकी पलकों को उठाया, उसकी नब्ज चेक की। वो बेहोशी असली थी, इसलिए मैंने मान लिया कि उसका दुख असली था। और वैसे भी उसे जबरदस्ती इतना ज्यादा दुख दिखाने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब उसे खबर मिली, तब उसने दुख जाहिर कर दिया था। दोबारा बॉडी देखकर ऐसा करना जरूरी नहीं था। इसका मतलब मैडम रेनॉल्ड ने अपने पति की हत्या नहीं की। लेकिन उसने झूठ क्यों बोला? उसने वो कलाई घड़ी के बारे में झूठ बोला, वो आदमियों के बारे में झूठ बोला, और एक तीसरी बात के बारे में भी। हेस्टिंग्स, मुझे बताओ, तुम एक खुला दरवाजा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरा ख्याल है शायद गलती से खुला रह गया होगा, मैंने थोड़ा हिचकिचाकर कहा। पॉयरो ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। ये जिराड जैसी बातें हैं, लेकिन मुझे ये संतोषजनक नहीं लगती। उस खुले दरवाजे के पीछे कोई अर्थ है जो फिलहाल मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन एक बात तो तय है, कातिल दरवाजे से नहीं गया, वो खिड़की से गया। क्या? बिल्कुल। लेकिन वो फूलों की क्यारी में तो पैरों के कोई निशान नहीं थे। नहीं थे, जबकि होने चाहिए थे। सुनो हेस्टिंग्स, माली अगस्तस ने बताया था कि उसने दोनों फूलों की क्यारी पिछले दोपहर में लगाई थी। तरफ की मिट्टी में उसके जूतों के निशान थे, दूसरे में कुछ नहीं। इसका मतलब कोई वहां से गुजरा था और अपने निशान मिटाने के लिए उसने मिट्टी को खुरपी से समतल कर दिया। लेकिन उसने खुरपी कहाँ से ली? जहां से उसने फावड़ा और गार्डनिंग ग्लव्स लिए थे। औरों ने झुंझला कर कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पर तुम कैसे मानते हो कि वो खिड़की से बाहर गया? ज्यादा संभावना तो ये लगती है कि वो खिड़की से आया और दरवाजे से गया। वो संभव है, हाँ, लेकिन मेरा मन कहता है कि वो खिड़की से ही गया। मुझे लगता है तुम गलत हो। शायद मोनामी। मैं सोच में पड़ गया। पॉयरो की बातों ने मेरे सामने एक नया सोचने का रास्ता खोल दिया था। मुझे याद आया कि कैसे उसने पहले ही फूलों की क्यारी और कलाई घड़ी की तरफ इशारा किया था। उस वक्त उसकी बातें बेकार लग रही थी, लेकिन अब समझ आया कि कैसे उसकी छोटी छोटी बातों से एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया था। मैंने दिल में अपने दोस्त की तारीफ की। फिर भी मैंने कहा सोचते हुए, हमें अब ज्यादा बातें तो पता नहीं है, लेकिन हम अभी भी मिस्टर रेनॉल्ड के कातिल तक नहीं पहुंच पाए। नहीं, पोयरो ने खुशी खुशी कहा, बल्कि अब हम और भी दूर है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि उसे इसमें इतनी खुशी क्यों हो रही है। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। अचानक मेरे दिमाग में एक बात चमकी। पोयरो, मिसेस रेनॉल्ड, अब मुझे समझ आ गया, वो किसी को बचा रही है। पॉयरो के शांत भाव देखकर साफ था कि उसे पहले से ये बात पता थी। हाँ, उसने सोचा समझा लहजा अपनाते हुए कहा, या तो वो किसी को बचा रही है या किसी और को छुपा रही है। फिर जैसे ही हम अपने होटल में दाखिल हुए, उसने एक इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। अध्याय 13। द गर्ल विद द एंशियस आइज। चिंतित आंखों वाली लड़की। हमने बहुत अच्छे से लंच किया। कुछ देर तक हम चुपचाप खाते रहे। फिर पॉयरो ने शरारत से कहा, तो फिर तुम्हारी सुबह की शरारतें कुछ बताओगे नहीं? मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ओह, तुम्हारा मतलब आज सुबह की बात है? मैंने कोशिश की कि मैं बहुत कैजुअली बात करूं, लेकिन पॉयरो के सामने मेरी एक न चली। कुछ ही मिनटों में उसने मुझे पूरी कहानी बताने के लिए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। वाह, कितना रोमांटिक किस्सा है ये। उस प्यारी लड़की का नाम क्या है? मुझे मानना पड़ा कि मुझे उसका नाम पता ही नहीं था। और भी रोमांटिक, पॉयरो बोला। पहली मुलाकात ट्रेन में, दूसरी यहाँ। कहते हैं ना,
दो यात्री प्यार में पड़ गए। बकवास मत करो पॉयरो। कल वो मैडमोजेल डेब्रॉयल थी, आज मैडमोजेल सिंड्रेला। सच में तुम्हारा दिल तो तुर्को जैसा है हेस्टिंग्स। मजाक बनाना आसान है। मैडमोजेल डेब्रॉयल बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसे एडमायर करता हूँ। मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दूसरी लड़की, वो तो कुछ भी नहीं। शायद मैं उसे दोबारा कभी देखूंगा भी नहीं। पॉयरो ने तीखे अंदाज में पूछा, तुम उसे फिर से नहीं मिलना चाहते? उसका लहजा ऐसा था जैसे सवाल कर रहा हो, और मुझे उसकी आंखों की तेज नजर याद आ गई और मेरी आंखों के सामने फिर से वो शब्द उभरे, होटल दो फेयर। और उसका वो कहना, मुझसे मिलने जरूर आना। और मेरा जवाब था जरूर। फिर भी मैंने हल्के से जवाब दिया। उसने कहा कि मैं आकर मिलूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्यों? बस मैं नहीं जाना चाहता। तुमने बताया था वो होटल दे एंग्लेटर में ठहरी है। नहीं, होटल दो फेयर। सच है, मैं भूल गया। मेरे मन में अचानक शक आया। क्या मैंने सच में पॉयरो को होटल का नाम बताया था? लेकिन वो तो ब्रेड को छोटे छोटे स्क्वायर्स में काटने में इतना खोया हुआ था कि मुझे लगा उसने बस खुद ही सोच लिया होगा। हमने समुंदर के सामने बैठकर कॉफी पी। पॉयरो ने अपनी छोटी सी सिगरेट पी और फिर अपनी घड़ी निकाली। पेरिस वाली ट्रेन 2:25 पर जाती है, उसने कहा। मुझे निकलना चाहिए। पेरिस? मैं चौंका। हाँ, पेरिस। तुम पेरिस क्यों जा रहे हो? उसने गंभीरता से जवाब दिया। मोज़े रेनल्ड के कातिल की तलाश में। तुम्हें लगता है वो पेरिस में है? मुझे पूरा यकीन है वो पेरिस में नहीं है। फिर भी मुझे वहां जाकर ही तलाश करनी होगी। तुम नहीं समझोगे, लेकिन सही समय पर मैं सब समझा दूंगा। ये सफर जरूरी है। मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, शायद कल ही लौट आऊं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ चलो। तुम यहीं रुको, जिराड पर नजर रखो और मोज़े रेनल्ड के बेटे से भी मेल जोल रखो। तब याद आया, मैंने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम उन दोनों के बारे में पहले से कैसे जानते थे। मोनोमी, मैं इंसानों की फितरत जानता हूँ। जब एक जवान लड़का और एक खूबसूरत लड़की साथ हो, तो जो होता है वो हो ही जाता है। फिर झगड़ा, या तो पैसों की वजह से या किसी औरत की वजह से। मुझे लियोन की बात याद आई कि वो लड़का बहुत गुस्से में था, तो मैंने औरत वाला कारण चुना और मैं सही निकला। तुम्हें पहले से ही अंदाजा था कि वो लड़की यंग रेनॉल्ड से प्यार करती है? परो मुस्कुराया। कम से कम उसकी आंखों में जो चिंता थी, उससे तो ये साफ था। मैं हमेशा उसे चिंतित आंखों वाली लड़की की तरह याद रखूंगा। उसका लहजा इतना गंभीर था कि मुझे अजीब सा महसूस हुआ। इसका क्या मतलब है पॉयरो? मुझे लगता है, मेरे दोस्त, जल्दी हम जान जाएंगे, लेकिन अब मुझे निकलना है। मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने चलूंगा, मैंने उठते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं मना करता हूँ। वो इतना दृढ़ था कि मैं हैरान रह गया। मैं सच कह रहा हूँ मोनोमी, गुड बाय। पौरों के चले जाने के बाद मैं थोड़ा खालीपन महसूस कर रहा था। मैं बीच पर गया, लोगों को तैरते देखा, लेकिन खुद जाने का मन नहीं किया। मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सिंड्रेला भी वही हो, किसी शानदार कपड़ों में, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। मैं ऐसे ही गांव की दूसरी तरफ रेत पर चलता चला गया। मेरे मन में ख्याल आया, मुझे उस लड़की का हालचाल पूछ ही लेना चाहिए। इससे बात खत्म हो जाएगी और बाद में वो मुझे ढूंढने भी नहीं आएगी। मैं बीच से निकलकर भीतर की ओर चला। जल्दी होटल दो फेयर मिल गया। बहुत ही साधारण होटल। मुझे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं सीधे अंदर चला गया। सोचा शायद वो लॉन्ज में मिले, लेकिन वहां वो नहीं थी। कुछ देर इंतजार किया, फिर मेरी बेचैनी हावी हो गई। मैंने नौकर को 5 फ्रैंक्स दिए और धीरे से कहा, एक इंग्लिश लेडी से मिलना है जो यहाँ ठहरी है। छोटी है, बाल काले हैं, नाम मुझे नहीं पता। वो आदमी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं ठहरी है, पर उसने मुझे खुद बताया था कि वो यहीं रह रही है। मोज़्यो शायद गलत फहमी में है, या फिर शायद मुमकिन है कि उस लड़की ने गलत पता बताया हो, क्योंकि कुछ देर पहले एक और भी सज्जन उसी लड़की के बारे में पूछताछ कर चुके हैं। क्या कहा आपने? मैं चौंका। हाँ मोज़्यो, वो भी बिल्कुल उस लड़की का ऐसा ही हुलिया बता रहे थे। वो कैसे दिखते थे? छोटे कद के, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए,
बिल्कुल साफ सुथरे, सख्त मूछें, अजीब शेप का सिर और हरी आंखें। पॉयरो, तो इसी वजह से उसने मुझे स्टेशन तक नहीं आने दिया। कितनी बेशर्मी है, जैसे मुझे किसी की देखरेख की जरूरत हो। मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। अब पॉयरो से थोड़ा सा नाराज था मैं, लेकिन वो लड़की कहाँ थी? मुझे लगा कि शायद उसने जानबूझकर गलत पता दिया और अपना नाम नहीं बताया। शायद वो मुझे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। ये सब बहुत अजीब और निराशाजनक था। मैं विला जेनेविव की ओर लौटा, काफी खराब मूड में। घर नहीं गया, बल्कि शेड के पास वाली छोटी बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी पास से आवाजें सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में समझ गया कि वो आवाजें इस गार्डन से नहीं, बगल की विला मार्गरेट के गार्डन से आ रही थी, और उनमें एक लड़की की आवाज थी। वो थी खूबसूरत मार्था की आवाज। शेरी, वो लड़की कह रही थी, क्या ये सच है? क्या अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है? तुम जानती हो मार्था, जैक रेनॉल्ड ने जवाब दिया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारी शादी के रास्ते की आखिरी रुकावट भी हट चुकी है। अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सच में कुछ भी नहीं? लड़की ने धीमे से कहा। जैक, जैक मुझे डर लग रहा है। मैं उठने ही वाला था, ये समझकर कि मैं अनजाने में किसी की निजी बात सुन रहा हूँ। तभी मैंने झाड़ियों के बीच से उन्हें देख लिया। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। जैक ने लड़की को बाहों में ले लिया था और उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों साथ में बहुत सुंदर लग रहे थे। जैक एक मजबूत और गहरे रंग का नौजवान, और मार्था एक सुंदर परी जैसी लड़की। लग रहा था जैसे ये जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी हो, भले ही उनके जीवन पर एक बड़ी त्रासदी की छाया पड़ी हो। लेकिन लड़की का चेहरा परेशान था और जैक ने उसे महसूस कर लिया था। उसने उसे और पास खींचते हुए पूछा, तुम किससे डर रही हो? अब डरने की क्या बात है? और तभी मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा, वही जो पॉयरो ने कहा था। लड़की ने धीरे से कहा, इतने धीरे से कि मैं शब्दों का अंदाजा ही लगा सका, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। जैक ने क्या जवाब दिया मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि मेरी नजर अचानक झाड़ियों में एक अजीब चीज पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई भूरे रंग की झाड़ी है, जो गर्मी के मौसम में अजीब बात थी। मैं आगे बढ़ा जांचने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं पास गया, वो झाड़ी अचानक पीछे हट गई और उंगली होठों पर रखकर चुप रहने का इशारा किया। वो जिराड था। संकेत करते हुए वह मुझे शेड के पीछे ले गया, जहां हम कोई आवाज सुन न सके। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। ठीक वही जो तुम कर रहे थे, सुन रहा था, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं गया था। अच्छा, जिराड बोला, मैं तो जानबूझकर गया था, जैसा हमेशा होता है। मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी समझदारी की तारीफ करता था। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा, जैसे मुझ में कोई खास बात न हो। तुम्हारे टपक पड़ने से बात बिगड़ गई। थोड़ी देर में मैं कुछ काम की बात सुन सकता था। तुम्हारा वो बूढ़ा दोस्त कहाँ है? मोज़े पॉयरो पेरिस चला गया है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। जिराड ने उंगलियां चटकाई, जैसे कोई बेकार बात कह दी हो। तो वो पेरिस गया है? अच्छा है, जितना देर वहां रहे उतना बेहतर। लेकिन उसे क्या लगता है कि वहां क्या मिलेगा? उसके सवाल में मुझे हल्की सी बेचैनी दिखी। मैंने अपना सिर ऊंचा किया। ये बताना मेरा अधिकार नहीं है, मैंने शांति से जवाब दिया। जिराड ने मुझे तेजी से घूरा। शायद उसमें इतनी समझदारी है कि तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। उसने रूखेपन से कहा, गुड आफ्टरनून, मैं बिजी हूँ, और बिना कुछ कहे चला गया। विला जेनीविव में जैसे सब कुछ ठहर गया था। जिराड मेरी कंपनी नहीं चाहता था, और जैक रेनॉल्ड भी शायद नहीं। मैं शहर लौट गया, थोड़ी देर तैराकी की और होटल वापस आ गया। जल्दी सो गया, सोचते हुए कि शायद अगला दिन कुछ नया लेकर आए। लेकिन मैं बिल्कुल तैयार नहीं था उस बात के लिए जो अगली सुबह हुई। मैं डाइनिंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहा था। तभी वेटर, जो बाहर किसी से बात कर रहा था, तेजी से वापस आया। वो घबराया हुआ लग रहा था। कुछ देर तक अपनी नैपकिन से खेलता रहा, फिर अचानक बोल पड़ा, मोज़ियो माफ करे, लेकिन आप विला जेनेविव वाले केस से जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ, मैंने उत्सुकता से कहा। क्यों? आपने अभी तक खबर नहीं सुनी? कौन सी खबर? कि वहां कल रात एक मर्डर हुआ है। क्या? मैंने नाश्ता छोड़ दिया
अपनी टोपी उठाई और जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। एक और मर्डर, और पोयरो यहाँ नहीं है। कितना दुर्भाग्य था। लेकिन इस बार कौन मारा गया था? मैं गेट से अंदर घुसा। कुछ नौकर ड्राइववे में खड़े बात कर रहे थे, इशारा कर रहे थे। मैंने फ्रांसोइस को पकड़ लिया। क्या हुआ? ओ मोज़ियो, एक और मौत। बहुत भयानक है। इस घर पर कोई श्राप है। हाँ, मैं कहती हूँ, एक श्राप है। उन्हें पेरी को बुलाना चाहिए, पवित्र जल छिड़कना चाहिए। मैं अब कभी इस छत के नीचे नहीं सोऊंगी। अगली बारी मेरी भी हो सकती है, कौन जानता है। हाँ, लेकिन मारा कौन गया है? मैंने जोर से पूछा। मैं क्या जानूं? एक आदमी, अजनबी। उसे वहां शेड में पाया गया, बिल्कुल वहीं से 100 कदम दूर, जहां बेचारे मोज़ियो को मारा गया था। और यही नहीं, उसे भी छुरा घोंपा गया, एक ही जगह, दिल में, उसी हथियार से।